नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस केस के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि केशवानंद भारती केस जो कि हर ज़्यादातर समय चर्चा का विषय रहा है, तो आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। ये जो केस है वो केशवानंद भारती और स्टेट ऑफ केरला के बीच में हुआ था। इस केस को ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स केस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस केस में फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ था और इस पर जो डिसीजंस लिए गए थे उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये एक लौता ऐसा केस है जिसमें 13 जजेस की एक बड़ी बेंच बैठी थी इस पे डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि ये जो केस है इंडिया के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा था। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड जो जितने भी पावर्स जो पार्लियामेंट को दिए गए हैं उनमें उस समय कोई बाइंडिंग्स नहीं थी। पार्लियामेंट के पास हद से ज़्यादा पावर थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड, और उसी के कारण ये जो केस है ये दायर किया गया था। और जैसे कि हम जानते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी भी एक चीज़ की सुपीरियॉरिटी नहीं हो सकती है, और इस केस में ऐसा देखा जा रहा था कि पार्लियामेंट की सुपीरियॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन पे देखी जा रही थी, जिसके कारण ये जो केस था वो उस समय चिंता का विषय बन गया था। और इस केस में जो पिटिशनर्स थे उनको यानी पलखी वाला रिप्रेजेंट कर रहे थे, और स्टेट ऑफ केरला को जो रिप्रेजेंट करने वाले थे वो थे एच.एम. शिवोई। और इस केस की सुनवाई जो है लगभग 68 डेज तक चली थी, और 24 अप्रैल 1973 ईस्वी को लगभग 703 पेज का जो जजमेंट है वो इशू किया जाता है इस केस से रिगार्डिंग। और इस केस में जो प्राइमरी पिटिशनर थे वो थे श्रीपद गलवरू, जिन्होंने स्टेट ऑफ केरला के अगेंस्ट ये केस किया था 1973 में। ये जो केस है वो बेसिकली फेमस है कि क्योंकि इसने सुप्रीम कोर्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट होता है उसको इस्टेब्लिश किया था। अब बात करेंगे केशवानंद भारती केस के बैकग्राउंड डेटा की। तो 1951 ईस्वी में जो संघी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को अनरिस्ट्रिक्टेड पावर दे दिए थे कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंडमेंट करने के लिए 1965 में, जिसके बाद पार्लियामेंट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि कौन से पार्ट को वो मॉडिफाई कर सकती है और कौन से पार्ट को नहीं, जिसके कारण पार्लियामेंट के द्वारा कुछ ऐसे बदलाव किए गए जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल नहीं थे या फिर इंडिविजुअल की लिबर्टी या फंडामेंटल राइट को डिस्टर्ब करते थे। यानी कि इस केस के बाद जो पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई करने की पावर थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक पार्ट होता है फंडामेंटल राइट, जो कि एक इंडिविजुअल को लिबर्टी या कई चीज़ जो कि बेसिक होती हैं उसकी गारंटी देता है, उसको भी पार्लियामेंट अमेंड कर सकता था। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 है वो कहता है कि कोई भी स्टेट ऐसे लॉज नहीं बनाएगा जो कि किसी भी इंडिविजुअल के लिबर्टी या फिर वे चीज़ें जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 यानी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है, उसको अगर कोई भी लॉ डिस्टर्ब करता है तो उसे वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, या फिर स्टेट के पास ये पावर नहीं रहेगी कि वो ऐसे लॉज बना सके। और इसी से रिलेटेड 1967 में गोलकनाथ केस फाइल किया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट है या फिर बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ही उसे अमेंड किया जा सकता है। पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं रहेगी कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सके। और अगर पार्लियामेंट के द्वारा ऐसा कोई लॉ बनाया जाता है जो पार्ट 3 को डिस्टर्ब करता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे उसी वक्त वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा और वो एक लॉ नहीं बन पाएगा। और साथ ही साथ 1972 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 25 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसके द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से बाहर निकाल दिया जाता है। और अब बात करेंगे कि केशवानंद भारती केस का सिग्निफिकेंस क्या था। तो ये जो केस था वो सेकेंड मोस्ट सिग्निफिकेंट टेक्स्ट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। और दूसरी बात ये थी कि इसमें पहली बार 13 जजों की बेंच बैठी थी किसी केस की सुनवाई करने के लिए। और ये जो केस है इसके द्वारा पार्लियामेंट को ये पावर मिल जाती है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन तभी तक कर सकता है जब तक कि पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉज बनाए जा रहे हैं वो फंडामेंटल राइट को डिस्टर्ब न करें। अब बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि केशवानंद भारती केस से रिलेटेड है। तो केशवानंद भारती जो थे वो इन्हीं मठ के एक रिलीजियस प्रीस्ट थे, और इनका जो मोनास्टिक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन था उसका जो मेन ऑफिस था वो कासारगढ़ केरला में था। अब उस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे कुछ ज़मीन थी
और 1969 में जो केरला गवर्नमेंट है उसने लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट एक्ट पास किया था। इस एक्ट के पास होने के बाद गवर्नमेंट को ये पावर मिल गई थी कि वो मठ के लैंड को खरीद सकती है। और उसके बाद सेक्शन 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत भारती ने यानी केशवानंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, जिसे हम केशवानंद भारती केस के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे कि इस केस के अंतर्गत कौन कौन से राइट्स थे इंडिविजुअल के, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल के रिलीजन से रिलेटेड जो राइट्स थे उनमें से कौन कौन से वायलेट हुए थे, वो चर्चा करते हैं। तो पहला जो राइट था वो था राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 में मेंशन है। दूसरा जो राइट था वो था आर्टिकल 19 क्लॉज 1, जो कि फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। और तीसरा जो राइट था वो था राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 में मेंशन है। चौथा जो राइट था वो था राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, जो कि आर्टिकल 26 में मेंशन है। और पांचवा जो राइट था वो था कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 31 में मेंशन है। अगर आपको इन सब राइट्स के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो उसके लिए मैंने अपने प्लेलिस्ट में फंडामेंटल राइट पे वीडियो बनाया है, उस पर आप जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं केशवानंद भारती केस के जजमेंट की। तो इसका जो जजमेंट था वो 24 अप्रैल को आया था 7 और 6 के वोट से, यानी जो इसमें जो 13 जजों की बेंच बैठी थी उनमें 7 जज जो थे इसके फेवर में थे और 6 जज थे वो इसके फेवर में नहीं थे। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था उसको लीगल घोषित किया जाता है और 25th वाले को लीगल कहा जाता है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो जुडिशल रिव्यू है वो फंडामेंटल कंपोनेंट है, यानी कि अगर कोई लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है तो उसे जुडिशरी जो है वो उसे रिव्यू कर सकती है, यानी उसकी जांच कर सकती है कि क्या वो लॉ किसी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है। और इसी के अंतर्गत एक थ्योरी आती है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें जो कि जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, इसमें कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये था आज का टोटल डिस्कशन। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।